गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो मॉडल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें हम पढ़ते हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। दोस्तों, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन के सिद्धांत पे दिया गया। मतलब बोर साहब ने, मैं डिटेल में लिख दूं, बोर गिब्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल based on quantum theory of radiation। क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन के आधार पे इन्होंने कौन सा मॉडल दिया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा गया, क्या क्या चीजों को समझा गया इस मॉडल के हिसाब से। पॉइंट फर्स्ट, पहला पॉइंट दोस्तों, मैं समझाना ज्यादा पसंद करता बट लिखना पड़ेगा। पहला मॉडल इन्होंने दिया दोस्तों कि एटम हैव न्यूक्लियस, in nucleus neutron and प्रोटॉन प्रेजेंट। न्यूक्लियस में होता है, चलो भाई, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है दोस्तों। मीन्स टोटल मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में एटम का टोटल मास होता है। एंड सपोज दैट न्यूक्लियस इज इन सेंटर ऑफ एटम। इन्होंने सपोज कर लिया कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में है। चलिए भाई, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a circular path known as orbit। उसको आप क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्बिट कहते हैं। तो भैया ये हो गया ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, और यहां हो गया न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। देन force of attraction between nucleus, मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यह है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों,
यहाँ पर देख लिया जाए, न्यूक्लियस ऑर्बिट, तो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर अनगिनत ऑर्बिट होते हैं। देयर इज इनफाइनाइट ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इन दैट ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2π। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिनका एंगुलर मोमेंटम मतलब कि mvr h/2π के इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, n के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो n क्या है, n ये ऑर्बिट है, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही n है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है दोस्तों। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, पाई कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू पता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे, होने के तो इनफाइनाइट ऑर्बिट होंगे, लेकिन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब n मतलब ऑर्बिट के साथ इनका इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। तो इसको और एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया जाए, तो क्या इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होंगे या इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी? नो, इट कैन नॉट have फ्रैक्शनल वैल्यू, या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रखते हैं। इट इज क्वांटाइज्ड, तो जब ये क्वांटाइज्ड है मतलब इनकी वैल्यू आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब मीन्स इनकी वैल्यू जो भी आएगी वह होल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनकी वैल्यू आएगी। तो इट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल, इट इज क्वांटाइज्ड। देन ऑर्बिट नोन एज, उस ऑर्बिट को फिर क्या कहेंगे, ऑर्बिट नोन एज नॉर्मल ऑर्बिट, उस ऑर्बिट को जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है या रिवॉल्व करता है उसको नॉर्मल ऑर्बिट या ग्राउंड ऑर्बिट कहेंगे। आप उसको क्वांटाइज्ड ऑर्बिट भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अभी थोड़ा और मैं इसको समझा दूं, एंगुलर मोमेंटम को और समझा देता हूं इसी पॉइंट में। अभी तीसरा पॉइंट चल रहा है, चलिए दोस्तों इसे भी मिटा दिया जाए। जब कोई भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगी, यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी इधर की होगी, यहाँ होगी इसकी वेलोसिटी इधर की होगी, यहाँ होगी इसकी होगी, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटेगा तो वेलोसिटी इधर होगी और रेडियस यहाँ पे है, इसका मास इलेक्ट्रॉन का यह है, वेलोसिटी ऐसे है, रेडियस यह है। जब ये तीनों मिलते हैं, मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम होता है m/v, और एंगुलर मोमेंटम में चूंकि सर्कुलर पाथ पे, मोमेंटम एक लीनियर पाथ पे होता है। जब आप सीधी रेखा में जाते हैं तो m/v लीनियर मोमेंटम, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तब होता है जब आप सर्कुलर पाथ करते हैं, तो उसमें रेडियस भी आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं आप एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mvr।
अब चूंकि एक ऑर्बिट है, यह एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हो रहा एंगुलर मोमेंटम, तो इसी को n कहा गया। n मतलब ऑर्बिट और इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब h/2 पाई, तो एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। अब अगली बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चलिए भी चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ known as stationary orbit which have fixed energy। तो फिक्स एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, क्योंकि वह उस ऑर्बिट में होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, यह ऑर्बिट हो गया स्टेशनरी, यह हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जब यह हो गया दोस्तों स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इसको आप इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो यह हो गया हैव फिक्स्ड एनर्जी। तो जब एनर्जी इसकी फिक्स हो गई तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हो गया, इसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में चक्कर काटेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये चौथा पॉइंट था दोस्तों। पांचवा पॉइंट चर्चा कर लें हम। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करेंगे, मुझे बताइएगा। पांचवा पॉइंट दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन, अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां मैं आपको बता रहा हूं, यह न्यूक्लियस है और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे 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 अपने ग्राउंड स्टेज में किसी भी स्टेज में चक्कर काट सकता है दोस्तों। तो जब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज में मौजूद है, सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन आपका इस स्टेज में मौजूद है या ग्राउंड स्टेज है दोस्तों, यहाँ पे इसकी एनर्जी मैंने कर दिया E, इसकी एनर्जी हो गई E1, ये लोअर स्टेज है और यह हायर स्टेज है, इसकी एनर्जी हमने कर दिया 2, ये वाला स्टेज हमने कहा हायर ऑर्बिट और इसको हमने कह दिया लोअर ऑर्बिट दोस्तों। चलिए अब ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कब करता है और इमिट करता है कब, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। मीन्स कहां से कहां जाता है, मीन्स जंप फ्रॉम ग्राउंड लेवल मतलब लोअर ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड लेवल में जाता है। तो भाई देखिए अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्ब, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से यहाँ गया E2 गया। तो उस कंडीशन में एनर्जी का डिफरेंस क्या हो, इसको E डैश कह दिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस कंडीशन में एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, हायर माइनस जहाँ से ग्राउंड, ये ग्राउंड स्टेज है, ये G फॉर ग्राउंड, E डैश G, तो यह हायर में गया और E डैश G, तो यह होता है H न्यू के बराबर। H प्लांक कांस्टेंट मैं पीछे बता चुका हूँ, यह हायर ऑर्बिट का एनर्जी है और यह ग्राउंड ऑर्बिट का एनर्जी है।
एच प्लांक कांस्टेंट है, पीछे बता चुका हूं। तो न्यू क्या है दोस्तों? न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू होती है c बाई लेमडा। तो अब इसको आप कर दीजिए डेल्टा। डेल्टा मतलब अंतर, डिफरेंस। डेल्टा मीन्स क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। डेल्टा E इक्वल टू एच, न्यू की जगह क्या कर देंगे? c बाई लेमडा। दोस्तों डेल्टा E डिफरेंस ऑफ एनर्जी, h है प्लांक कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट, पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा है वेवलेंथ। आप इस क्वेश्चन में पुट करके इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब एनर्जी हो गया। छठा पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इमिट कब करेंगे। छठा पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन emits energy when it jump from, emit का क्या मतलब होता है? निकालना। तो जब हायर से लोअर में जाएगा, जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब आप कहीं से कर लीजिए, यहां से जंप कर रहा है तो E डैश माइनस E1, यहां से जंप कर रहा है तो E2 माइनस E1, जिस ऑर्बिट से जंप करेगा। तो मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां जंप कर रहा है, मतलब E2 से E1 पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इमिट किया ना, E2 माइनस E1 हो गया। तो यह हो गया आपका डेल्टा E इज इक्वल टू। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर पिछली बार भी E2 माइनस E1 लिया, यहाँ भी E2 माइनस E1 लिया। यहाँ केवल मैं एनर्जी के डिफरेंस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ डिफरेंस ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ, कितना अंतर हुआ। अब क्या हुआ, हम हमेशा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट को माइनस करते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फाइनल हमारा E1 होगा और इनिशियल हो गया E2। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए E1 माइनस E2, लेकिन मैंने क्या लिखा है? E2 माइनस E1। यहाँ मैं एनर्जी के साइन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केवल एनर्जी के मैग्नीट्यूड को बता रहा हूँ कि एनर्जी मैग्नीट्यूड होती है, उसमें साइन नहीं देखी जाती है। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। तो डेल्टा E इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा hc बाई लेमडा। दोस्तों वही फार्मूला यहाँ भी आया। तो इस तरह से बोर साहब ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। यह मॉडल किस कंसेप्ट पे बेस्ड था? क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था, और इन्होंने पूरे मॉडल को समझाया। इस मॉडल से जुड़े हुए एक चीज और, सीरीज को मैं आपको समझाऊंगा। हेडिंग होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी मॉडल से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट यह है, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताऊंगा, और वहीं आपको बताऊंगा वीकनेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, यूज करिए अपने समय का। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।